वो तो अलग है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ प्रतिष्ठा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आज से हम लोग प्रतिष्ठा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराता हूं और आप सभी को मालूम भी है हमारा देश क्या पूरा वर्ल्ड बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये परिस्थितियां सभी के लिए समान है और इन विषम परिस्थितियों से हम सभी को निजात पाना है। इन विषम परिस्थितियों में हम सभी लोगों को एकजुट मिलकर देश के प्रति समर्पित भाव से तन मन धन तीनों से सहयोग देना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अवगत कराता हूं कि बहुत से बच्चों के कॉल आए थे कोचिंग वाली सिम पर, और सबके माइंड के अंदर एक बात है कि जितने भी एग्जाम गवर्नमेंट ने भाई विज्ञप्ति जारी कर रखी थी, कुछ एग्जामों के बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा था कि महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एग्जाम होने वाले हैं। उसी दौर में ये कोविड-19 इस बीमारी से ये सारी एग्जाम जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये कंफर्म बात है, ये सभी एग्जाम होंगे, समय लग सकता है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस बीमारी में है बहुत धन की हानि हो रही है। तो इस विषम परिस्थितियों में देखा है कि बहुत से बच्चे जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके पास पहले से ही सेटअप तैयार था ऑनलाइन क्लासेजों का, तो उन लोगों ने तो अपनी क्लासेज छोड़ दी है और बहुत से बच्चे ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस प्रकार की बातों को हम सुनते हैं कि 1 साल तक कोई वैकेंसियां नहीं है, इस दौर में सभी बच्चे बड़ा एक तरह से मैं कहूँ किताब की तरफ से उनका मुंह बंद हो गया है, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी उनकी रुचि नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मेहनत कभी भी व्यक्ति की बेकार नहीं जाती है। आप लगातार, आपके पास जितना समय है, घंटे, 2 घंटे, आध घंटे, 5 मिनट, आप जो भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आप सुचारू रूप से अपनी तैयारी को बनाकर रखें। जो व्यक्ति इन दौरान में इन विषम परिस्थितियों में अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से बनाकर रखेगा, वो कंफर्म है, मैं 100 कह सकता हूं, वो अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट, क्योंकि जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसियां निकली हुई है उनके बारे में, या सेंटर की बात करें उनके बारे में, इन सभी एग्जामों की जब बात की जाती है तो जो हमारे रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, तर्क शक्ति जिसको बोला जाता है, या हम कहें मानसिक अभियोग्यता, तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वैसे तो ये तर्क शक्ति रीजनिंग का जो पार्ट होता है एक बिल्कुल इजी कह सकते हैं, लेकिन इसके कुछ जो पार्ट है उनकी यदि हम बात करते हैं तो वो बिना अभ्यास हम लोग नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को जो क्लासेस स्टार्ट कर रहा है रीजनिंग की पहले, फिर जैसे भी जो हमारी संस्था से बच्चे जुड़े हुए हैं, अन्य बच्चे भी, उनके से भी सुझाव मांगे जाएंगे। जो आपकी प्रॉब्लमें हैं, जो कोचिंग का ग्रुप है उस ग्रुप पर आप अपनी प्रॉब्लमों को छोड़े, जो टॉपिक है उन जिन जिन टॉपिकों के बारे में प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को डिटेल से हर निरंतर रोजाना
आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि जो हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट है, सबसे पहले है कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता है कि हम रीजनिंग को ध्यान रख लेते हैं कि रीजनिंग क्या है, एक इंग्लिश शब्द, जबकि यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी बहुत से कम बच्चों को मालूम होता है। रीजनिंग का मतलब ही क्या है? रीजनिंग में वैसे तो हम हिंदी में इसको तर्क शक्ति बोल सकते हैं, मानसिक अभियोगिता बोल सकते हैं, तार्किक क्षमता बोल सकते हैं। एक तरह से मैं ये कहूँ कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग आदमी की मानसिक अभियोगिता को जांचने का एक विषय या सब्जेक्ट है। उसकी तार्किक क्षमता को देखा जाता है, विषम परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है, इनके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर अध्ययन करें। तो आप बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए, आपको कोई माइंड में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और वैसे होगी भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि आप स्वयं अपने फोन पर देख रहे होंगे, और यदि हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास में काफी संख्या में बच्चे होते हैं, तो बच्चा स्टूडेंट हमेशा घबराता है कि सवाल को पुटअप करेंगे तो बगल वाला क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेगा। जबकि मैं आपको अवगत करा देता हूं, जो अन्य बच्चे हैं वो भी आप जैसे ही हैं। आप एक तरह से मैं कहूं कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है। फिर भी मैं आपको अवगत करा चुका हूं, जिनकी जो प्रॉब्लम है आप वो जो हमारा कोचिंग का ग्रुप है उस पर छोड़िए। मैं टॉपिक जो जो आपके प्रॉब्लम है उन्हीं टॉपिकों को पहले पढ़ाऊंगा, नहीं अन्यथा मैं अपने हिसाब से आपको एक क्रमबद्ध तरीके से हर टॉपिक को धीरे धीरे लेता हुआ चलूंगा। दूसरी बात की ऑनलाइन क्लासेज है, तो ऑनलाइन में आप भी समझते हैं जो हमारे क्लास का रूटीन होता है, एक तो उस क्लास के रूटीन के आधार पर पढ़ाया जाए, एक होता है कि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन के तरीके से पढ़ाया जाए। तो आप लोग मुझे जैसे भी आपकी प्रॉब्लम है अवगत कराते जाना, मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो आज तो मैं आप लोगों को मात्र इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, और कल से जो हमारी क्लासेज है, जो हमारे सब्जेक्ट है, जो हमारे टॉपिक है, उनको सबको एक क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे सारे सब्जेक्टों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे रीजनिंग की, जिसको हम तर्क शक्ति बोल रहे हैं। एक तरह से ये मानसिक अभियोगिता को जांचने का एक सब्जेक्ट होता है, और आदमी की बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। एक विषम परिस्थितियों में व्यक्ति क्या निर्णय ले सकता है, उनके बारे में हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो देखिए, इसको तर्क शक्ति भी बोल रहे हैं हम, ये हिंदी में बोल सकते हैं, या इसको हम मानसिक अभियोगिता भी बोल सकते हैं। इसको हम वैसे तो देखिए बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसके पार्टों को बांटा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको 3 भागों में बांटकर और प्रत्येक पार्ट के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए जो इसका पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट को हम भाषिक रीजनिंग बोल सकते हैं, भाषिक तर्क शक्ति, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शाब्दिक तर्क शक्ति। ये हिंदी में दर्शाया हुआ है। यदि हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, तो ये हमारा पहला पार्ट है। जो हमारे ये रीजनिंग का पहला पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें बहुत से टॉपिक हैं हमारे, और इस पार्ट में हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, लगभग 5 से 6 टॉपिक, जिनका हम लोग बिना अभ्यास के उनको कर ही नहीं सकते, जिनके कोई हमारे पास एक विशेष, हमारे पास क्या, किसी के भी पास कोई विशेष ऐसा फार्मूला या कोई विशेष इस प्रकार के तरीके हमारे पास नहीं मिलेंगे। कुछ टॉपिक जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं इसके अंतर्गत, जो हमारे बिना अभ्यास के, वो भी अभ्यास हमारा निरंतर, और एक तरह से मैं कहूं जिन टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो एक तरह से कोई भी एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं,
क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, टैलेंट भी बढ़ा है, और इतनी ज्यादा जब भीड़ होती है, इन भीड़ में से जो योग्य विद्यार्थी है उनको कैसे अलग किया जाए। क्योंकि जो ये 5 टॉपिक है, 5-6 टॉपिक, ये एक विशेष विद्यार्थियों को ही अलग छाटेगा, क्योंकि कंफर्म बात है कि इनका बिना अभ्यास हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब जो व्यक्ति को सिलेक्शन चाहिए वो इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देगा ही देगा, और सामने वाला भी समझता है कि जिस व्यक्ति ने मेहनत की होगी, अभ्यास किया होगा, वही व्यक्ति इन्हीं टॉपिकों को कर सकता है। अन्यथा पढ़ने को तो जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा इजी है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये कंफर्म बात है कि हम बिना अभ्यास, निरंतर अभ्यास, जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट होगा और हम अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। और प्रत्येक एग्जाम में हर ये जो 5-6 टॉपिक, हर एग्जाम में इसके 2-2, 3-3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, और आज के दौर में तो सबसे ज्यादा। तो जैसे हमारा एक टॉपिक है, इस भाषिक रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला है जिनको बिना अभ्यास नहीं किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग, और देखिए भाई बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनमें नाम को चेंजमेंट किया हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लेना। आपको प्रत्येक टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, सभी टॉपिकों को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला। एक होता है हमारा मैट्रिक्स, एक होता है हमारा टॉपिक समरूपता, एक टॉपिक होता है हमारा वर्गीकरण। देखिए भाई, जो हमारे 4 और 5 नंबर पर मैंने मार्किंग की है, समरूपता और वर्गीकरण, ये टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि ये भाई बिल्कुल इजी है और हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये टॉपिक एक विशेष, इनके अलावा भी श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग और मैट्रिक्स, समरूपता और वर्गीकरण टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, इनकी तुलना में ऐसा लगेगा बिल्कुल इजी है, जबकि मैं ये कहता हूं कि ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरह से कहूं जैसे कि कुछ एग्जामों के बारे में बात करता हूं, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो जो बीएसपीसी का एग्जाम होता है एक शिक्षक का, उस एग्जाम की जो बात की जा रही है तो उस एग्जाम में इन दोनों टॉपिकों से संबंधित कम से कम 10 से 15 सवाल, आप सोच के देखिए 10 से 15 सवाल जब पूछे जा रहे हैं 2 टॉपिक से, और जब आपको पता लग जाएगा यार एक टॉपिक से 5 सवाल आ रहे हैं, 10 सवाल आ रहे हैं, तो देखिए अपने आप में बहुत अहमियतता रखता है टॉपिक, लेकिन बिना अभ्यास के भाई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो एक तरह से भाषिक रीजनिंग के हम 3 पार्ट, पहला पार्ट हम भाषिक, जिसको शाब्दिक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम उसको वर्बल रीजनिंग बोल रहे हैं, अर्थात जिनका एक तरह से भाषिक जिसकी कोई भाषा हो, शाब्दिक जिसके कोई शाब्दिक अर्थ निकलते हैं, उनके बारे में। तो ये हमारा पहले पार्ट के कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा भाषिक रीजनिंग है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वो पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि जिनको हम बिना अभ्यास के नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये हमारा पहला। यदि हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो एक सीधा सा इसका हम विपरीत कहते हैं। विपरीत का मतलब है भाषिक है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अभाषिक बोलेंगे। ये शाब्दिक है तो इसको क्या बोलेंगे, हम अशाब्दिक बोलेंगे। ये वर्बल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल बोलेंगे, वो नॉन वर्बल रीजनिंग, अर्थात जस्ट इसका विपरीत। एक तरह से मैं ये कहूं कि भाषिक, अशाब्दिक, नॉन वर्बल, जिसकी कोई भाषा ना हो, जिसकी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलते हो, अर्थात नॉन वर्बल। एक तरह से ये कहूं कि यदि कोई बच्चा स्टार्टिंग में क्लास ले रहा है तो उसको तो देखिए रीजनिंग जो सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा अनुमान नहीं है, थोड़ा क्या उसको अनुमान है नहीं, क्योंकि पहले कभी उसने पढ़ा नहीं। हाँ, यदि वो बच्चा कभी एक तरह से नवोदय स्कूल की जब तैयारी करते हैं, 4वीं क्लास से 5वीं से 6वीं में जाए तो 5वीं का बच्चा नवोदय एग्जाम दे सकता है, या फिर एक तरह से कहें कि जो
5वीं क्लास से 6ठी क्लास में जा रहा है वो नवोदय स्कूल, जो गवर्नमेंट प्रमाणित स्कूल होते हैं, एक अच्छे, जो गवर्नमेंट सारा खर्चा, हॉस्टल है, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाता है, तो उनमें भी ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये जो मैं सेकंड वाले को बता रहा हूँ, अभाषिक, जिसकी कोई भाषा ना हो। अब किसकी भाषा नहीं हो सकती है? अर्थात इस प्रकार के सवाल जो आकृतियों से संबंधित हो। अब आकृतियां किसी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की। मान के चलो ये आकृति आपको दे दी गई, अब इस आकृति से आप लोग क्या कयास लगाओगे, क्या अनुमान लगाओगे कि क्या है, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। इसीलिए तो इसको अभाषिक अर्थात अशाब्दिक नॉन वर्बल रीजनिंग बोला गया है। और एक देखा गया है कि देखिए, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 7 साल के समथिंग हो गया है, लेकिन जब जब मैं इस पार्ट को पढ़ाता हूँ, अभाषिक अशाब्दिक रीजनिंग अर्थात नॉन वर्बल, तो जब जब इसको पढ़ाया जाता है तो हमेशा स्टूडेंट अरुचि करके इसको पढ़ता है। जबकि मैंने देखा गया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्जाम है, अब ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि भाई काफी सेंटर, काफी का मतलब कि जहां कंप्यूटर की व्यवस्था होगी वहीं तो उनका एग्जाम सेंटर बन सकता है। और हमारा देश इस टेक्नोलॉजी के मामले में अभी थोड़ा पीछे है। ऐसा तो है नहीं कि हर स्कूलों में काफी 200-300 की संख्या में भाई कंप्यूटर रखे हुए हैं, उसको सेंटर बना दिया जाए। इसलिए ये जब नॉन ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम लगभग कम से कम 2-2, 3-3 महीने चलते हैं, 3-3 महीने चल जाते हैं। अब जैसे कुछ समय पहले रेलवे ने ग्रुप डी का एग्जाम लिया, 3-3.5 महीने एग्जाम चला। एसएससी ने जीडी का एग्जाम लिया, लगभग 1.5-2 महीना एग्जाम चला। दिल्ली पुलिस ने लिया। तो जब एक सोच के देखिए कि आप लोग 2 महीने तक एग्जाम स्टूडेंट दे रहा है, तो कितने पेपर बनते होंगे? बहुत ज्यादा पेपर बनते होंगे। और बहुत ज्यादा पेपर बनते होंगे तो हमारी जो ये रीजनिंग का पार्ट होता है, तो रीजनिंग के पार्ट में तो हर टॉपिक में से पता नहीं कौन से पेपर में किस टॉपिक में से कौन सा पार्ट आ जाए। इसलिए आजकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा गया है कि भाई इस पार्ट से संबंधित स्टूडेंट कम ध्यान देता है। जो कम ध्यान देता है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो भी आप जैसे होते हैं। आप लोगों में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़कर हो सकता है पेपर सेट करने वाले होते हैं। तो वो उन्हीं पार्टों में से जो स्टूडेंट की कमी को पकड़ते हैं, भाई स्टूडेंट यहाँ पर कम ध्यान देता है, तो ले भाई हम इस पार्ट में से कुछ सवालों को देंगे। तो कंफर्म बात है कि स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं और मार्क खा जाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय तो ऐसा लगता है कि इजी है। यहाँ पर भी जब मैं आपको समझाऊंगा, तो क्योंकि यहाँ पर हम कठिन आकृति को बना नहीं सकते हैं बोर्ड पर, इजी आकृतियों को लेते हुए थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा बहुत मध्यम आकृतियों को भी, जो इजी भी ना हो टफ भी ना हो। तो यहाँ मात्र मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, आपको जैसा समझाया जा आप उस तरह ही आप लोग करते हुए चलिए। अभ्यास, ये भी बहुत ज्यादा अभ्यास मांगता है, बिना अभ्यास नहीं कर पाओगे। और आप लोगों को लगता है इजी, लेकिन अभ्यास करने बैठोगे छोटी छोटी ऐसी त्रुटियां होती कि जिससे आप लोग मात खा सकते हैं। इसलिए इस विशेष बात को ध्यान रखना। लेकिन इसके भी कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि जो कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब 1-2 सवाल उसके एग्जाम में हमेशा आते हैं। कि जैसे हम बात करते हैं आकृतियों को गिनने की बात है, इसका पहला कि आकृतियों को गिनना। अब आकृतियों को गिनने की बात की जा रही है, तो आकृतियों को गिनना है, तो आकृतियों को गिनना ही तो फिक्स है भाई। त्रिभुज की आकृति है, सरल रेखा है, कि इस आकृति में वर्ग है कि घन है या आपका आयत है। तो जो भी आकृतियां होती है, कॉम्प्लेक्स एक जटिल आकृति दे दी जाती है, उसमें से आपको टोटल गिननी है कि इस प्रकार की आकृतियां कितनी है। तो कंफर्म बात है, ये तो इतना एक तरह से अभ्यास का है और एक तरह से एक तरीका होता है गिनने का, हम गिन भी लेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक जैसे हमने पढ़ा श्रृंखला, मैट्रिक्स, समरूपता, वर्गीकरण, ऐसा ही हम अभाषिक रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर आकृतियां होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द मिलेंगे, तो यहाँ शब्दों के बारे में, यहाँ आकृतियों के बारे में, तो सबको हम सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट मैं ये कहूंगा कि तीसरा पार्ट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका यदि हम हिंदी में बात करें, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति।
विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, अर्थात यदि इंग्लिश की बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए भाई, इंग्लिश में कुछ त्रुटियां हो सकती है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं और काफी समय से हमारा जो क्षेत्र है, हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करें या मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो एक तरह से मेरा एक अनुमान है 99% भाई ज्यादातर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो हिंदी मीडियम से करते हैं। तो मुझे पढ़ाते हुए भी लगभग जो 7 साल के करीब हुआ है तो हिंदी मीडियम से, तो हो सकता है कि इंग्लिश में कुछ त्रुटियां हो तो उसको माइंडली ना लगाना, हिंदी में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कोई बच्चा यदि इंग्लिश में है तो नाम से तो थोड़ा सा पता लग जाए, आपको मिस्टेक नहीं देखना है कि ये नहीं लगाया बी नहीं लगाया। तो एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक, अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत विश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण करना, किसी वाक्य के बारे में, किसी शब्दों के बारे में विश्लेषण करना, और जो विश्लेषण करते हैं तो वो आदमी की बौद्धिक क्षमता को देखा जाता है। एक विषम परिस्थितियों में, एक तरह हम कहें तो कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि फिलहाल की परिस्थितियां चली हुई है कि पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 अर्थात एक प्रकार की बीमारी कोरोना जिसको हम बोल रहे हैं, इस बीमारी से ग्रस्त है। और इन विषम परिस्थितियों में जो विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों की बात कर लो, विकासशील राष्ट्रों की बात कर लो, या जो बेचारे गरीब राष्ट्र उनकी बात कर लो, सारे के सारे राष्ट्र बहुत ज्यादा परेशान है। यदि हम विकसित राष्ट्रों के बारे में बात करें तो अमेरिका के बारे में देखो, आप रोजाना की न्यूज पढ़ते हो कि कितनी बेकार हालत हुई पड़ी है कि वहां एक तरह से ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो सिटी है कि वहां से लोग पलायन करने लगे, अमीर जो लोग हैं, क्योंकि कारण है कि वहां उस बीमारी ने बहुत लंबे पैर पसार रही है। अभी तक उसका कोई वैक्सीन नहीं मिला है, तो आशा करते हैं कि हमारा देश भी लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन मिले, और उस वैक्सीन से पूरे वर्ल्ड के लिए, मैं तो ये नहीं कहता कि भाई भारत के लिए ही, पूरे वर्ल्ड के लिए, वैसे मेरे कहने का भी मतलब ऐसा नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई WHO एक तरह से पूरे वर्ल्ड की महामारी, वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई है, तो सारे देशों के लिए ही है। जैसे कुछ समय पहले सुनाई में आया था कि कौन से देश के बारे में बात कर रहे थे कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो वो कंपनी बना रही है, वैक्सीन बनाती है, तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा फंड दिया है। तो उस कंपनी के एक विशेष जो बड़े अधिकारी थी, उसने ये कहा है कि हम सबसे पहले यदि हमारी जो वैक्सीन बनती है, हम सबसे पहले अमेरिका को देंगे, क्योंकि उस अमेरिका ने हमारी विषम परिस्थिति में फंड दिया था, पैसा दिया था। जबकि WHO ने इस बात को नकारा है, उसने कहा है कि ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ये एक लगता है कि हम यदि वैक्सीन बनती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए दी जाएगी। तो भाई, तो वो विषम परिस्थितियां हैं, और उन विषम परिस्थितियों में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि विश्लेषणात्मक है कि भाई इन विषम परिस्थितियों में हम निर्णय क्या लें, कि हमारी बौद्धिक क्षमता क्या है, हमारी तार्किक क्षमता क्या है। भाई मैं भारत की बात करता हूं, आपने देखा कि चौथा लॉकडाउन चला हुआ है, धीरे धीरे लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, और जैसे जैसे जब स्टार्टिंग में बहुत कम मरीज थे यहाँ पर, और उसके बाद में दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर उसमें बढ़े, तीसरा लॉकडाउन लगा, उसमें बढ़े, अब चौथा लॉकडाउन में तो काफी छूट दी गई, दूसरे में थोड़ी बहुत कम छूट, रेड जोन में नहीं दी गई, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन होते हैं उनमें थोड़ी बहुत छूट दे दी गई, तीसरे लॉकडाउन में कुछ थोड़ी बहुत छूट दी गई, अब ज्यादा छूट दे दी गई है। तो अब क्या है कि लोग काफी समय से घर में बंद थे, एकदम अब जब बाहर निकले हैं तो संपर्क बढ़ेगा, तो मुझे एक अनुमान लगता है कि अब ज्यादा बीमारी आगे बढ़ सकती है। लेकिन पहले चाहिए आप लोग किसी भी प्रकार कैसे भी रहे हो, लेकिन पहले क्या था कि एकदम जैसे ये बीमारी आई तो लोग बागों को थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ भाई गवर्नमेंट कह रही है तो हमें इनके अनुदेशों की पालना करनी चाहिए, और किया भी भाई, जैसे मास्क लगाना है, एक दूसरे के संपर्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन अब उस चीज से हमारे यहाँ के लोग ऊब चुके हैं। अब क्या है कि एक तरह से फैशन के तौर पर लगाना चाहिए मास्क मुंह पर, लेकिन वो गले में लगा रखा है, मतलब बहुत कम पालना हो रही है। तो इस विषम परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा बढ़ सकती है, तो अब ज्यादा सुरक्षा का, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सबसे बेस्ट है अपने आप को सुरक्षित रखना है, और ये आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि कब तक लॉकडाउन को रखा जाए,
क्योंकि हम लोगों को दूसरी हमारी जो एक तरह से दैनिक जीवन होता है उसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, आप सभी को मालूम है इकोनॉमिक जो है हमारे देश की कितनी नीचे जा चुकी है, तो उसको एक पटरी पर लाने के लिए बहुत जरूरी था। तो आप लोगों को स्वयं को, अपने आप को सुरक्षा रखनी है। अब उस स्वयं को आप लोगों को विश्लेषणात्मक है कि इस परिस्थिति में आप लोग क्या करोगे, तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता को ही तो देख रहा है कि ये स्टूडेंट क्या निर्णय लेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं हम उसको विश्लेषणात्मक रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, अर्थात एक तरह से जो बच्चा कभी रीजनिंग पढ़ा है तो मैं ये कहूं कि जो हमारे एक तरह से कथन निष्कर्ष वाले हैं, कथन निष्कर्ष है, कथन तर्क है, कथन कार्रवाई है, कथन परिकल्पनाएं है, कथन कारण है, कथन प्रभाव है, इस प्रकार के जो टॉपिक है उन सभी को हम विश्लेषणात्मक रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने देखा है कि इस दौर में लगभग 3 साल तो लगा ही लो, 3 साल के अंतराल में देखा गया है तो सबसे ज्यादा टॉपिक जब से ऑनलाइन का चलन बढ़ा है इस टॉपिक से संबंधित सवाल ज्यादा आने स्टार्ट हो गए। और ये टॉपिक सभी की हटाकर इन दोनों पार्टों की इसके बात की जाती है कि ये बिना अभ्यास, जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए प्लस है, क्योंकि ये आदमी की बौद्धिक क्षमता को देख रहा है, कि तार्किक क्षमता को देख रहा है। और इसको पढ़ने के लिए जितने एग्जाम्पलों का हम अभ्यास करें, सवालों को सोल्व करके देखें, उतना हमारे लिए प्लस है। और भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, हालांकि हम लोग यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बहुत से एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन आप लोग यदि 10 सवाल आते हैं तो 10 सवाल में से 8 सवालों को यदि अच्छा अभ्यास है तो कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका अभ्यास है फिर भी कहीं ना कहीं 1-2 सवालों में त्रुटियां हो जाती है, टेंशन मत लेना। बहुत सी किताबों में तो क्या है, जब हम सवालों को सोल्व करते हैं आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर सवाल का आंसर कुछ अलग निकालते हैं, लेकिन जो लेखक है वो क्या मानता है। तो किताबों को मद्देनजर रखते हुए और किताबों को दरकिनार रखते हुए ध्यान रखना कि क्या होता है कि स्टूडेंट ज्यादातर क्या है कि किताबों को बिलीव ज्यादा करता है, तो अपने ऊपर बिलीव कम करता है। वो देखता है कि यार एग्जाम जो किताब है वो ये मान रही है और मैं ये मान रहा हूं। तो आपने यदि अपनी तर्क शक्ति के आधार पर सही जवाब दिया है तो जरूरी नहीं है कि किताब के जो सारे सवाल हैं वो सारे सही हैं, लेकिन फिर भी यदि उसने उसकी व्याख्यात्मक किया हुआ है, व्याख्यान किया हुआ है, तो एक बार उसको पढ़ के देख लो। यदि आपको लगता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है तो हो सकता है वो ठीक हो, अन्यथा यदि वो ठीक नहीं लग रहा है तो गलत भी हो सकता है। तो हम इन तीनों पार्टों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग इसके टॉपिकों में, कल मैं आप लोगों को इनके जो सारे टॉपिक है उनके बारे में एक बार आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे आप लोग जो हमारा कोचिंग का ग्रुप है उस पर आप अपनी अपनी प्रॉब्लमों को छोड़ देना, मैं एक बार उनको देख लूंगा, जिनकी जो टॉपिकों की प्रॉब्लम है उनको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, नमस्कार।